तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर सीरीज। ठीक है, अब से इस चैनल पे आपको कंप्यूटर सीरीज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे भी 5 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर पे काम करने का। तो और मैंने यूट्यूब पे भी देखा है कि कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से कराया जाए, जिससे हमेशा कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स होते रहती है। तो हमारे पास 2 चैनल आपको पता है, एक रुपेश ड्यूटी, एक ट्रिक्स बाय रुपेश ड्यूटी। ट्रिक्स बाय रुपेश ड्यूटी में आपको सारे जीके जीएस करंट अफेयर के सबके क्या ट्रिक से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और जो रुपेश ऑन ड्यूटी में उसमें आपको गाइड मिल जाता है, अपडेट मिल जाता है, और उसके साथ साथ अब आपको कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा। मतलब आप कंप्यूटर समझ लो कि अब डेली इस पे मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर जो बात लिखी हुई, ठीक है, तो अब अगर आपको कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई अब वो प्रॉब्लम भी छोड़ दो, क्योंकि करंट अफेयर का देख लो भाई, लोगों का कमेंट जाके देखो ट्रिक्स फॉर रुपेश। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ लो आप बहुत पीछे रह रहे हो। संघर्ष आज का, इसीलिए ये चीज बोला गया कि संघर्ष आज का करना पड़ेगा, लेकिन सफलता कल की होगी। ठीक है, तो लक्ष्य तय करो, नियमित अध्ययन करो, समय का सम्मान करो, धैर्य और विश्वास रखो अपने पे। तो उसी तरीके से अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि विच शॉर्टकट, और ये सारे जो है सारे पीवाईक्यूज हैं, सारे के सारे क्या है, पीवाईक्यूज है भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। ठीक है, विच शॉर्टकट ओपन द सिस्टम मेन्यू ऑफ एन एक्टिव विंडो। सिस्टम मेन्यू का शॉर्टकट ओपन कौन करता है? सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि यार पहले तो एक्टिव विंडो क्या है। एक्टिव विंडो वो होता है, एकदम आसान भाषा में समझेंगे, लोकल भाषा में समझेंगे। आई एम सो सॉरी भाई, समझ लो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पे हो रही है, तो इसको फ़ोन पे मत डाल देना कि ये फ़ोन पे चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, एक्टिव विंडो का कहने का सेंस होता है कि मान लो आप अभी कुछ एक एप्लीकेशन खोले हुए हो अपने कंप्यूटर पे। क्या खोले हुए? कोई एक एप्लीकेशन खोले हुए कंप्यूटर पे। तो वो जो एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर पे दिख रहा है, ठीक है, वही अभी आपका एक्टिव विंडो है। वही क्या है? आपका एक्टिव विंडो है। अब मान लो मुझे क्या करना है, मेरा सिस्टम में खुला हुआ है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मेरा पूरा खुला हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो चीज़ है ना, ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए। तो मैं कैसा करूँगा, कर्सर यहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ से इसको मूव करने का ट्राई करूँगा, राइट। लेकिन ये यहाँ पर जाएगा कैसे, ये मूव बटन आएगा कैसे? यही आता है सिस्टम मेन्यू का खेल। क्या आता है? सिस्टम मेन्यू। जैसे यहाँ पर मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है ना, और मिनिमाइज का ऑप्शन होता है। लेकिन एक मेन्यू भी खुल जाता है जहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा, मूव दिखेगा, साइज दिखेगा, ठीक है, मिनिमम दिखेगा, मैक्सिमाइज करके दिखेगा चीज़ें, और क्लोज करके चीज़ें दिखेगा। तो इसी को सिस्टम मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप जो एक्टिव विंडोज है ना उसको मूव कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। मान लो देखो, जैसे आप मिनिमम जब करते हो तो मिनिमम करने पर लेकिन एक सेट रेशियो होता है कि इतना ही मिनिमम होगा, इससे ज़्यादा मिनिमम नहीं होगा। लेकिन आपको और मिनिमम करना है, आपको साइज और छोटा करना है, तो कैसे करोगे? बार बार क्या इधर और इधर क्लिक करते रहोगे? नहीं ना, साइज पे जाओगे, साइज के अनुसार फिर इसको चेंज कर दोगे। तो इस तरह करके चेंज कर सकते हो, और इसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम मेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसी को बोलते हैं सिस्टम मेन्यू। और ये खुलता कैसे? आज सभी ट्राई करना, जिसके पास कंप्यूटर है ट्राई करना, ऑल्ट प्लस स्पेस दाबना, यहाँ पर आपको एक लेफ्ट साइड में एक स्पेस मेन्यू आपको खुल के दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गई चीज़ें। और यहीं पर जो क्लोज का बोला, क्लोज के लिए कौन सा बटन हम शॉर्टकट की यूज करते हैं? ऑल्ट प्लस F4। कोई भी एप्लीकेशन खोले हो तुरंत उसको बंद करना है, ऑल्ट प्लस F4 दाब दो। विंडोज प्लस डी होता है, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन खोले हो डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाना है तो विंडोज प्लस डी दाबो, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे चले जाओगे। ठीक है, तो ऑल्ट स्पेस समझ गया हम लोगों ने, ऑल्ट F4 समझ लिया। ठीक है, ऑल्ट इंटर के क्या काम करता है? ऑल्ट इंटर बेसिकली अगर कोई फाइल खोले हुए हो, कोई फोल्डर खोले हुए हो, प्रॉपर्टीज में जाते हैं ना हम लोग, जहाँ पर डिटेल, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें दिखती है, राइट। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग जाते हैं, वो प्रॉपर्टीज जाने के लिए क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं, कंटेक्स्ट मेन्यू खुलता है, और उसके नीचे जो है हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देते हैं, तो खुल जाती है। लेकिन हमको डायरेक्ट खोलना है, हमको वो माउस ताउस से नहीं जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट प्लस एंटर दाबोगे तो प्रॉपर्टीज में घुस गए।
ठीक है। और ऑल्ट प्लस टैब क्या होता है कि मान लो आपने बहुत सारा एप्लीकेशन खोला हुआ है, यहाँ पर भी एप्लीकेशन, यहाँ पर, और अभी आपका एक पूरा एप्लीकेशन चल रहा है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन में जाना है। सीधा ऑल्ट प्लस टैब दाबो, इसमें चले जाओगे। ऑल्ट ऑल्ट प्लस टैब दाबने के बाद ऑल्ट दाबे रखो तो आपको सारी की सारी जो वो यहाँ पर दिख जाएगी। फिर टैप 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 करते हुए यहाँ चल जाओ, यहाँ चल जाओ, यहाँ चल जाओ, यहाँ चल जाओ, ऐसे करके घूमते चले जाओगे। तो ऑल्ट प्लस टैब से एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जा सकते हो। अभी टेंशन मत लेना, अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे समझे, अब से तो डेली स्टार्ट हम लोग का आरआरबी एनटीपीसी यूजी को, डेली बस ज्वाइन करते रहो, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में घुसी रहेगी। ठीक है। विच टैब इन द विंडोज 11 टास्क मैनेजर अलाउस अ यूजर टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ रनिंग एप्लीकेशन। पहले तो भैया ये होता क्या है, पहले ये तो समझाओ कि ये प्रायोरिटी तो हमको समझ ही नहीं आता है यार, नहीं आता है समझ, नहीं तो हम है ना, हम तो इसी के लिए हैं। ठीक है। तो भाई देखो, पहले तो ये बात करते हैं कि टास्क मैनेजर खुलता है कैसे। अगर आप सभी लोग ने यूज़ किया होगा, एक सेकंड ये चल तो रही है ना, हाँ। टास्क मैनेजर कैसे खुलता है, तो आप दाबते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। जैसे ये दाबोगे ना, आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा। जिसके पास कंप्यूटर है अभी खोल के देखो। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC जैसे खोलोगे, टास्क मैनेजर खोलो। टास्क मैनेजर में क्या क्या दिखेगा, प्रोसेस दिखेगा, डिटेल्स दिखेगा, परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप ऐप्स, यूजर्स, सेटिंग, ऐसा करके सारी चीज़ें आपको दिखेगा। अब ये प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, और प्रायोरिटी सबसे पहले होता क्या है, देखो भाई। अभी जब आप कंप्यूटर खोल रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता है कंप्यूटर में कि ऐसा तो नहीं होता है कंप्यूटर में कि भाई कि एक ही चीज़ को, एक ही एप्लीकेशन चले। अब पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने में हो जहाँ सिर्फ एक बार में कंप्यूटर में एक ही एप्लीकेशन खुल सकता है, या तो मल्टी एप्लीकेशन चलता है, राइट। आप एक में गेम खेल रहे होते हो, एक में पीछे बैकग्राउंड में कुछ और डाउनलोड चल रहा होता है, किसी में अपलोड चल रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें मल्टी चलती है। अब आप चाहते हो कि यार मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरा गेम जो है वो लैग ना करे, होता है ना, रुकने लगता है, हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है, तो आप क्या बोलते हो, लैग ना करे। अब लैग नहीं करे तो आप क्या करोगे, आप करोगे उसको प्रायोरिटी। और ये सब कौन करता है, ये सीपीयू करता है। सीपीयू डिसाइड करता है कि भाई कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से चलेगी, कौन सी चीज़, मतलब जैसे मान लो कि अभी बताता हूँ, एकदम देसी भाषा में समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ठीक है, 3 चीज़ें। मेरे पास मान लो 6 रुपए हैं, ठीक है। तो मैंने 2 रुपए इसको भी दूंगा, 2 रुपए इसे भी दूंगा, 2 रुपए इसे भी दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने बोला भैया ये वाला जो आदमी है ना खास है, अच्छा ये आदमी खास है, और ये सब आदमी जो है बिल्ला है। तो तुम क्या करोगे, ये आदमी को 1 रुपए दोगे, इसको 1 रुपए दोगे, इसको 4 रुपए दे दोगे। यानी कि 6 काम आपको करने थे, ठीक है, 6 काम आप कर सकते हो। तो आपने क्या किया, 4 इसको दे दिया कि भाई तुम स्पीड में चलो, ठीक है। तुम मतलब सॉरी काम बोलता हूँ, तुम 6 की स्पीड से वो चल सकते, तो 4 की स्पीड ये इसने इसको दे दिया, और ये बहुत स्पीड चलने लगा, और ये अपना धीरे धीरे बी और सी अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर प्रायोरिटी सेट नहीं करते तो ये भी 2 की स्पीड से चलता है, ये भी 2 की स्पीड से चलता है, ये भी 2 की स्पीड से चलता है। तो आपका हो सकता था गेम कहीं पर रुक जाए, लैग कर जाए, फिर आपको आता शूट करके मार देता, आप वहीं खत्म हो जाते। तो इसीलिए कैसे करते हैं, जब आप टास्क मैनेजर खोलोगे, टास्क मैनेजर में जाने के बाद आपको खोलना पड़ेगा ये डिटेल्स वाला सेक्शन। जैसे डिटेल्स में खोलोगे, आपको राइट क्लिक करोगे किसी भी एप्लीकेशन में, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर प्रायोरिटी आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, प्रायोरिटी आता है। फिर प्रायोरिटी में आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, जैसे रियल टाइम, हाई, एवब नॉर्मल, नॉर्मल, बिलो नॉर्मल, लो, इस तरीके करके सेट कर सकते हो। लो भी सेट कर सकते हो कि भाई मुझे इसका अभी रिक्वायर्ड नहीं है, मैं चाहता हूँ ये धीरे धीरे भी हो तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। नॉर्मल हम यूज़ नहीं करते, बट जब हाई कहीं पे काम करते हैं, मल्टी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, तो ये करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप सो कि समझ गए होगा। टास्क मैनेजर में जाने के बाद डिटेल्स में जाते हैं, डिटेल्स में जाने के बाद राइट क्लिक करते हैं, वहाँ सेट प्रायोरिटी कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टअप ऐप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप ऐप्स क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर अपना खोलते हो, तो स्टार्टिंग में ही जो जो एप्लीकेशन खुद ब खुद खुल गई वो आपको दिख जाएगा स्टार्टअप ऐप में। इसीलिए कभी कभी बोलते हैं कि यार अगर सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है खुलने में, तो हम लोग पहले खोलते हैं स्टार्टअप ऐप में, जाते हैं, देखते हैं यार कौन कौन सा एप्लीकेशन जो खुल रहा है, जो बेकार एप्लीकेशन है उसको वहाँ से बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, दोबारा जब वो खुलता है तो उस एप्लीकेशन को वो नहीं खुलता है, जिसकी वजह से टाइम कम लगता है।
यूजर्स क्या होता है, यूजर्स बेसिकली होता है कि कौन लॉगिन है अभी आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। कभी कभी देखो, अभी तो आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आप सर्वर यूज करते हो, ठीक है। मतलब एक सर्वर होता है, उसमें बहुत सारे लोग लॉगिन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सर्वर, मतलब कहने का सेंस है, मान लो एक कंप्यूटर है, उसमें सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, सब कुछ समझ लो। आपके पास एक कंप्यूटर है, आप यहाँ से एक्सेस कर रहे हो सी ड्राइव को, कोई दूसरे बंदे के पास भी कंप्यूटर है, वो भी एक्सेस कर रहा है सी ड्राइव को, तो दो बंदे एक्सेस कर रहे हैं सी ड्राइव को। तो इसी कंप्यूटर को बोलते हैं सर्वर, जो सर्व करता है सब कुछ। क्या करता है, सर्व करता है, मतलब फाइलें इसको भी दे रहा है, फाइल इसको भी दे रहा है, बस इतना ही समझो, यही होता है सर्वर, ठीक है, यही होता है सर्वर भाई। आई होप सो कि चीजें समझ गए होगे। आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं इसी तरह से समझाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा कि बस ले करके निकल जाऊं और आप लोग को कुछ समझ ना आए तो फिर भैया फिर बोलोगे यार कुछ समझ ही नहीं आया। यहां पर दिया हुआ कि किस प्रकार की टच स्क्रीन दो लचीली परतों को दबाकर काम करती है और नाखून या प्लास्टिक स्टाइलस से इनपुट ले सकती है। जैसे अभी जैसे मैं जिस पेन से लिख रहा हूं, ठीक है, इसमें स्टाइलस पेन यूज होता है, स्टाइलस पेन यूज होता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रजिस्टिव टच हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, पूरा बात करते हैं। अभी आप जो फोन यूज कर रहे हो वो एक्चुअली कैपेसिटिव टच है। कैपेसिटिव टच क्या होता है, देखो आपको पता है कि अभी आप नाखून से इस्तेमाल करने का ट्राई करो अपने फोन को, नाखून से इस्तेमाल करने का ट्राई करो तो कुछ कुछ करेगा, लेकिन उतना स्मूथ काम नहीं करेगा, ठीक है। मान लो आप नाखून से नहीं, आप पेन से इस्तेमाल करो, चलो नाखून में तो कुछ ना कुछ है ही, आप पेन से इस्तेमाल करने का ट्राई करो तो अपने फोन को, होगा क्या, देखो तो होगा, नहीं होगा, नहीं होगा भैया, फोन में नहीं होगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें में अलग अलग चीजें काम करती है। देखो क्या, पहले कैपेसिटिव टच समझते हैं, क्योंकि ये हम लोग यूज करते हैं डेली अपने फोन में, ये सारी चीजों में, तो इसको समझते हैं, टैबलेट और ये सब में कैपेसिटिव टच स्क्रीन काम करता है। हमारे शरीर में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा क्या, 70% पानी है, सॉल्ट है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक करंट, थोड़ा मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे अंदर है। जैसे हम लोग टच करते हैं ना फोन में, तो क्या करता है कि फोन में तो पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज है, मतलब ऐसे ऐसे सर्किट पूरी बनी रहती है। जैसे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज किया ना, वहाँ डिस्टर्ब होती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि हाँ मतलब टच हो रहा है स्क्रीन, जिसके हिसाब से वो काम करना शुरू करती है। रजिस्टिव टच क्या होता है कि बेसिकली दो लेयर होते हैं, ठीक है, दो लेयर होते हैं। जब आप इस लेयर को यहाँ पर टच करते हो तो ये दोनों सटता है, सटता है, जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद क्या होता है कि ये काम करना शुरू कर देता है, तो यही होता है रजिस्टिव टच। रजिस्टिव में दो लेयर होता है, दो लेयर में जब दबाव दोगे तो दोनों टच करेगा एक दूसरे से, टच करेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर टच हुआ, तो इसको आप किसी भी तरीके से टच कर सकते हो। ग्लव्स देखो, ग्लव्स जब हम लोग पहनते हैं तो हम फोन टच नहीं कर पाते, लेकिन रजिस्टिव में आप टच कर, क्यों, क्योंकि इसको तो सिर्फ टच चाहिए, कि बस दोनों दबना चाहिए, प्रेशर लगना चाहिए बस, तो इसको बोलते हैं रजिस्टिव टच। क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टिव टच बोलते हैं, ये समझ जाओ। कैपेसिटिव टच हम लोग अपने फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब में यूज करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टिव टच क्या होता है, दो लचीली परतों से बनी होती है जो एक छोटे गैप से अलग होती है। जब दबाव डाला जाता है तो ये परतें आपस में छूती है, इससे स्क्रीन किसी भी वस्तु जैसे नाखून या प्लास्टिक स्टाइलस जैसे गैर या नॉन कंडक्टिव ऑब्जेक्ट से इनपुट का पता लगा सकती है। तो ये क्या होती है, अकॉस्टिक कैसे आता है, अकॉस्टिक से साउंड से होता है, और इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंफ्रारेड का इतने जानने का रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है कि विंडोज ओएस में यदि http:// है, ठीक है, config.ini है, फाइल्स मुख्य ड्राइव के रूट में है, तो इसका सही पूरा पाथ क्या होगा। देखो पहले समझते हैं कि रूट फाइल क्या होता है, माफ कीजिएगा, रूट डायरेक्टरी क्या होता है। देखो अब सबको पता है कि जब भी हम कोई फाइल, फोल्डर, ये सारी चीजें रखते हैं, मान लो सी ड्राइव में रख रहे हैं, सी ड्राइव में रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सी ड्राइव हमारा क्या है, हमारा मेन जो ड्राइव बोलते हैं, सिस्टम ड्राइव बोलते हैं, मुख्य ड्राइव बोलते हैं, वो सी ड्राइव होता है। अब मान लो आपने सी ड्राइव खोला, सी ड्राइव खोला, सी ड्राइव खोलो। अब सी ड्राइव कहाँ होता है भाई, फाइल एक्सप्लोरर खोलो यार। सी ड्राइव खोला आपने, यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर बने रहते हैं, जब फोल्डर को खोलते हो तो ये फाइल्स बने होते हैं। लेकिन मान लो ऐसा है कि यहाँ जो फोल्डर्स बने हुए हैं और यहाँ जो फाइल है, ये फाइल फोल्डर में है ही नहीं, ये सीधा सी के बाद ही है फाइल, सी के बाद ही है फाइल। तो इस फाइल को क्या कहेंगे, बताओ मुझे, इस फाइल को क्या कहेंगे, रूट डायरेक्टरी कहेंगे। क्या कहेंगे, रूट डायरेक्टरी में ये फाइल है, ठीक है। अब पहले समझो कि भाई कि ये एब्सोल्यूट पाथ, पहले तो पाथ क्या, पाथ मतलब कहने का जैसे अभी आपका, आप कहीं रहते हो, सपोज दैट आप
कोई जगह मान लो आप भागलपुर में रहते हो तो भागलपुर क्या, पहले आप इंडिया बोलोगे, इंडिया के बाद आप बिहार बोलोगे, बिहार के बाद आप भागलपुर बोलोगे, भागलपुर के बाद आप अपना कंप्लीट एड्रेस बोलोगे कि भाई मेरा एक्चुअल घर कहाँ पे है भागलपुर में। एड्रेस तो रही आप लोग को दे दूंगा अपना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन अब यही चीज़, हाँ माफ़ कीजिएगा, तो यही अब जो फाइल है ना, ये फाइल फोल्डर में नहीं है, ये फाइल यहाँ है। तो ये फाइल कैसे बनेगी, ऑब्वियसली से बात है कि ये फाइल कैसे बनेगी, सी ड्राइव में ये फाइल है, सी ड्राइव में ये फाइल है, सी ड्राइव का सबसे पहले नाम लिखेंगे और इसके जस्ट ही क्या है, फाइल का नेम है। तो बस फाइल का नेम रख देंगे यहाँ पर, क्या रख देंगे, फाइल का नेम, फाइल का नेम। और फाइल का नेम क्या था भाई, config.ini था। तो सी क्या हो जाएगा, सी स्लैश /config.ini, तो हो गया भाई। और यही अगर ड्राइव में रहता तो कैसे लिखते हैं, सी ऐसे ड्राइव नेम और फिर यह फाइल नेम, अरे ड्राइव बोलता हूँ सॉरी, फोल्डर नेम, फोल्डर नेम और यहाँ फाइल नेम होते। तो ऐसे ही पाथ निकालते हैं, किसी का भी ऐसे ही पाथ निकालते हैं। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ और आप लोगों को समझाऊंगा, ये जो बैक स्लैश और ये जो फॉरवर्ड 2 बार स्लैश करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं, क्योंकि अलग अलग क्लास में आप कंप्यूटर में हर एक चीज़ सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं भाई, विच कोर कंपोनेंट ऑफ विंडोज ओएस, ओएस नहीं रे, ओएस बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग लो लेवल ऑपरेशन सच एस मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो भाई इसका जो आंसर है कर्नल होता है। कर्नल क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली दिल आत्मा होता है। ठीक है, जब भी हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो रैम में लोड होता है ना, वो कर्नल ही होता है। कर्नल क्या करता है, बेसिकली कर्नल ये करता है, एक सेकंड, हाँ, कर्नल ये करता है कि वो बताता है रैम को, ठीक है, कि भाई तुमको किस ऐप पर कितनी रैम। अभी आप सुनते हो ना कि मेरा 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, तो ये क्या करता है, 16 GB, 16 है मेरे पास, अब मैंने 16 बंदे हैं सपोज दैट मेरे पास, मैंने क्या किया, 2 बंदे इसको दे दिए, 4 बंदे इसको दे दिए, 8 बंदे मैंने इसको दे दिए। तो यही विंडोज कर्नल बताता है तुमको किसको कितने बंदे देने हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें होता है भाई कि कर्नल काम करता है बेसिकली। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं सर्विस कंट्रोल मैनेजर क्या काम करता है। सर्विस कंट्रोल मैनेजर का बेसिकली काम ये होता है कि आपके कंप्यूटर में जो बैकग्राउंड में चीज़ें चलती है, ठीक है, बैकग्राउंड में जैसे कोई चीज़ें अपलोड हो रही है, कोई चीज़ें डाउनलोड हो रही है, कोई चीज़ें अपडेट हो रही है, कोई चीज़ें ऑटोमेटिकली चीज़ें चल रही है, तो उसको स्टार्ट करना, उसको स्टॉप करना, उसको पॉज करना, ये सारे काम कौन करता है, ये सारे के सारे काम करते हैं सर्विस कंट्रोल मैनेजर। ठीक है, सारे काम करता है सर्विस कंट्रोल मैनेजर। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा जो फाइल एक्सप्लोरर जिसमें आप खोलते हैं, इसमें फाइल्स, फोल्डर्स और ये ड्राइव्स ये सारे जिसमें रहते हैं, उसको विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं। टास्क स्केड्यूलर क्या होता है, टास्क स्केड्यूलर बेसिकली होता है कि मान लो आपको कोई, अभी आपको काम नहीं पड़ेगा, बट जब आप आगे एप्लीकेशन ये सारे में काम अगर करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली मान लो आप रोज़ 10 बजे चाहते हो कि मेरा डेटा आ जाए या मेरा कुछ ये अपडेट हो जाए, या फिर आप लगाते हो ना टास्क शेड्यूल में, जैसे कोई अपडेट आता है आपके फ़ोन में, तो आप क्या करते हो कि नहीं मुझे अभी नहीं, ओवरनाइट में इसको कर देना जब हम फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, तो वो एक टास्क शेड्यूल हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं टास्क शेड्यूलर। तो यहाँ पर लो लेवल ऑपरेशंस को कौन करता है, सजेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस शेड्यूलिंग, तो ये करता है विंडोज कर्नल। विच फाइल टाइप इज अ मोस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज अ सिस्टम फाइल। सिस्टम, इसमें तो बस कुछ नहीं जाना। MP3 किस लिए यूज़ करते हैं, ऑडियो के लिए। ये डॉक्यूमेंट के लिए जिप फाइल किस लिए यूज़ करते हैं कि बहुत सारा अगर बड़ा फाइल है उसको अगर हमको छोटा करना है, कंप्रेस करना है, तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अब DLL क्या होता है भाई, अब DLL क्या होता है, DLL बेसिकली होता है सिस्टम फाइल, ये जरूरी फाइल होता है। ठीक है, इसके बिना ना ही विंडोज आपका काम करेगा, ना ही आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। DLL का बेसिकली फॉर्मूला होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। क्या होता है, डायनेमिक, यहां पर लिखा हुआ है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होता है, जिसमें बहुत सारे कोड लिखे रहते हैं, रिसोर्स लिखे रहते हैं जो मल्टीपल जैसे मान लो कि मुझे 10 पेज जो है प्रिंट करना है, सपोज दैट
आपने प्रिंटर डाला, प्रिंट में लगाया और प्रिंट होने लगा। ये कोड कहाँ लिखा हुआ है कि तुमको प्रिंटर से, अच्छा देखो अभी जैसे मान लो मुझे बोलना है रमेश तुम ये काम कर लो, अब मैं रमेश को बोला ही नहीं, बस रमेश को कनेक्ट कर लिया, रमेश को अपने पास बुला लिया, रमेश को पता चल जाएगा क्या कि क्या काम करना है, बताओ मुझे क्या काम करना है, रमेश को पता चल जाएगा? नहीं, तो कोई तो होगा जो बताएगा कि किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है। तो वही काम करता है डीएलएल। डीएलएल सारी चीजें, कोड और ये सारी चीजें लिख के रखता है अपनी फाइल में। अब जैसे आप प्रिंट करते हो, प्रिंट में पता है कि अच्छा ये पेज को इस तरीके से हमको प्रिंट निकालना है, अगर इसने 2 पेज बोला है तो ये 2 पेज से हमको निकालना है, ये 4 पेज निकालना है, 10 पेज निकालना है। ये सारे कोड के इसमें लिखे रहते हैं, डीएलएल में लिखे रहते हैं। एक एग्जांपल दिया आपको मैं। तो डीएलएल क्या होता है? बेसिकली डीएलएल है कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी विंडोज जब काम करता है तो वो डीएलएल से इंफॉर्मेशन लेता है कि हमको काम कैसे करना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि अब प्रिंटर के लिए अलग लिखा रहेगा, मतलब मान लो रमेश के लिए अलग लिखा हुआ है, विकास के लिए अलग लिखा हुआ है, सबके लिए अलग 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 चीज हमको लिख के रखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है। तो बस इतना ही समझो कि विंडोज ओएस चलने के लिए जो कोड और इंफॉर्मेशन लिखी रहती है वो लिखी रहती है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी में। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इसको मुझे प्रैक्टिकली आपको समझाना पड़ेगा अच्छे से। इन विंडोज 11 फाइल विथ डॉट MSI फाइल एक्सटेंशन इज प्राइमरली किस लिए यूज करते हैं? देखो MSI का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो MSI का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर पैकेज, मतलब जो विंडोज इंस्टॉल और ये सारी चीज आप करते हो वो होता है ये। तो मान लो कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंस्टॉल होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये कौन करता है? ये MSI फाइल करता है। बस इतना ही समझो कि MSI फाइल क्या है? विंडोज इंस्टॉलर है, पैकेज होती है। इनका उपयोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने, इसे अपडेट करना, संशोधित करने या हटाने के लिए किया जाता है। ये .MSI फाइल का मुख्य और विशेष कार्य है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर पैकेज बोलते हैं। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर को आपको हटाने हैं, इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें .MSI फाइल्स में लिखी रहती है। हाउ डू यू सर्च फॉर फाइल्स विद पार्शियल नेम? अब सपोज दैट मान लो कि आपको रुपेश सर्च करना है और रुपेश के आगे मान लो आपको RRB NTPC UG का कोई साइंस का कुछ निकालना है, लेकिन आपको याद ही नहीं आ रहा है कि यार NTPC UG करके आपने फाइल सेव किया, लेकिन उसके आगे जो साइंस के बाद आपने क्या क्या लगाया था उस स्पेसिफिक के लिए। तो आप क्या करोगे? आप सीधा लिखोगे RRB NTPC UG साइंस, जहां तक आपको याद है, फिर आप स्टार लगा दोगे। तो इसके आगे जो भी चीज़ होगा वो सारी फाइल आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, इसके आगे अब मान लो आपको इधर अगर नहीं पता है तो इधर भी स्टार लगा दो, तो इसके पहले भी जो चीज़ें रहेगा वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। स्टार का मतलब यही होता है कि अगर आपको कोई चीज़ आगे नहीं पता है, ये चीज़ को ले करके वो इसी के सेम चीज़ को निकाल करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे 10 फाइल देगा, आप 10 फाइल में देख लोगे, अच्छा ये फाइल मेरा है, आप उसको खोल लोगे। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? तो एस्टेरिक यूज़ करते हैं। ठीक है, Which file type is most suitable for storing structured data that can be imported into spreadsheet application? तो भाई एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या होती है? जब आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है कि कैसे हमको स्टार्ट करना है इस एप्लीकेशन को। MP4 वीडियो के लिए यूज़ होता है। CSV को बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड फाइल। अभी मान लो जैसे ये डेटा है, ये क्या है? ये एक्सेल में लिखा हुआ है, हमको चाहिए कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख जाए। ऐसा, ये ऐसा लिखा रहेगा 1 कॉमा अमित कॉमा लैपटॉप कॉमा, क्योंकि देखो हम लोग जो, मतलब जैसे अगर आप लोग कभी बैच स्क्रिप्ट ये सब लिखे होंगे तो फाइल को रीड करना होता है कि फाइल के अंदर क्या क्या लिखे हुए। तो CS मतलब एक्सेल फाइल को, जो XLSX फाइल को रीड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या डेटा लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इसको CSV में कन्वर्ट करते हैं। CSV में कन्वर्ट ऐसा हो जाता है अमित लैपटॉप 2, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 4,4500, तो इस तरीके से आ जाती है। और इसको रीड करना क्या बोलेंगे उसको, कोड जब हम लोग लिखते हैं तो कोड को रीड करना आसान हो जाता है, इसलिए हम CSV फाइल बोलते हैं। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो ये कॉमा सेपरेट किया किसको? वैल्यूज को। और किसको सेपरेट किया? जो XLS फाइल में लिखे, मतलब स्प्रेडशीट में जो चीज़ लिखा हुआ था। PNG किस लिए यूज करते हैं? तो ये फोटो के लिए यूज करते हैं। पैटर्न में से मेल खाने वाले फाइल खोजने के लिए निम्न से कौन सा वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल होता है? ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ,
तो मुझे इसका पूरा का पूरा डिटेल्स चिट्ठा निकाल के दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम लोग डेली करंट अफेयर, बार बार करंट अफेयर आ जाता है ना, क्योंकि करंट अफेयर इतना करवाता हूँ ना कि करंट अफेयर ही मुंह में रहता है। कंप्यूटर करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका, आप कंप्यूटर का टेंशन छोड़ दो, कंप्यूटर में सारे करा दूंगा और ऐसे लेवल का कराऊंगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं PYQs ही कराऊंगा ज़्यादातर, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।